15 नवंबर 2022 को डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने पोस्टमैन मेलगार्ड भर्ती नियम से संबंधित एक ड्राफ्ट लेटर जारी किया था। उस ड्राफ्ट लेटर के संबंध में स्टेक होल्डर से कमेंट मांगे गए थे कि जो भर्ती नियम का प्रारूप 2023 के लिए तैयार किया गया है क्या वह सही है या फिर नहीं। स्टेक होल्डर ने उस भर्ती नियम को समझा और उस भर्ती नियम पर उन्होंने सकारात्मक कमेंट किए थे। इसीलिए अभी 31 अगस्त की डेट में एक राजपत्र जारी कर दिया गया है जो कि संबंधित है पोस्टमैन मेलगार्ड भर्ती नियम से। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीपी ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल। आप सभी का एक बार पुनः एक और नए वीडियो में हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोस्टमैन मेलगार्ड भर्ती नियम 2023 के बारे में। हम बात करेंगे क्वालिफिकेशन के बारे में, हम बात करेंगे वैकेंसी कोटा के बारे में। इसके लिए हम बात करेंगे सर्विस एलिजिबिलिटी के बारे में, जो कि सबसे बड़ा बदलाव इस भर्ती नियम का होने वाला है। तो इस भर्ती नियम के बारे में हर एक पॉइंट के बारे में चर्चा करेंगे। इस वीडियो को एक सेकंड के लिए भी स्किप नहीं करिएगा। अगर वीडियो पसंद आता है एक लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले हम क्वालिफिकेशन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ध्यान रखिएगा, जब भी जीडीएस टू पोस्टमैन का एग्जाम लिया जाएगा तो उसके लिए जो क्वालिफिकेशन निर्धारित किया गया है इस भर्ती नियम के हिसाब से 10th निर्धारित किया गया है। मतलब उस जीडीएस कैंडिडेट के पास 10वीं होना अनिवार्य है। जब भी इस वैकेंसी को, मतलब पोस्टमैन मेलगार्ड के वैकेंसी को ओपन मार्केट में निकाला जाएगा तो उसके लिए उसके पास 12th होना आवश्यक हो जाता है। इसके अलावा उसके पास कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। इसके अलावा जिस भी सर्किल से वह परीक्षा दे रहा है उस सर्किल के लोकल लैंग्वेज का ज्ञान होना उसको आवश्यक हो जाता है। इसके बाद उस कैंडिडेट के पास 2 व्हीलर का ड्राइविंग लाइसेंस होना कंपलसरी है। अगर उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं भी होता तो भी वह उस परीक्षा के लिए अप्लाई कर सकता है, लेकिन उसको कुछ समय अवधि के भीतर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना कंपलसरी होता है। ध्यान रखिएगा, मैंने आपको बताया कि कोई भी कैंडिडेट जो भी इस परीक्षा के लिए अप्लाई कर रहा है उसके लिए ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी हो जाता है। लेकिन ये ड्राइविंग लाइसेंस का जो भी कंडीशन है वह दिव्यांग कैंडिडेट, मतलब विकलांग कैंडिडेट के लिए छूट दिया गया है। चलिए, हमने क्वालिफिकेशन के बारे में चर्चा कर लिया है। हमने जीडीएस टू पोस्टमैन के जो भी क्वालिफिकेशन थे उसके बारे में बात कर लिया। जब भी वैकेंसी ओपन मार्केट में निकाली जाएगी तो उन कैंडिडेट के लिए हमने क्वालिफिकेशन 12th बता दिया। अब आपके दिमाग में सवाल उठ रहा होगा, सर जो एग्जाम विभागीय परीक्षा के लिए होता है, कहने का मतलब है एमटीएस टू पोस्टमैन होता है, क्या उसके लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं? बिल्कुल नहीं। ध्यान रखिएगा, जब भी एमटीएस टू पोस्टमैन मतलब डिपार्टमेंटल एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा उसके लिए कोई भी क्वालिफिकेशन का जरूरत नहीं पड़ेगा। ये यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको समझना पड़ेगा। इसके अलावा आपको यहां पर कुछ भी समझने का जरूरत नहीं है। अभी हम नेक्स्ट पेज में आ चुके हैं और यहां पर वैकेंसी कोटा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मैंने आपको जब ड्राफ्ट लेटर का वीडियो बना के दिया था तो वहां पर भी इसके बारे में बताया था कि पोस्टमैन की जो वैकेंसी होती है उसमें 50% का अधिकार डिपार्टमेंटल कोटा के लिए होता है और 50% का अधिकार जीडीएस टू पोस्टमैन के कोटा के लिए होता है। इंपॉर्टेंट कंडीशन है, अगर आपको डिपार्टमेंटल कोटा और जीडीएस के कोटा के बारे में डिफरेंस नहीं पता तो ध्यान से इस चीज को समझने का प्रयास करिएगा। ध्यान रखिएगा, मैंने बताया कि 50% का कोटा एलडीसी के लिए होगा, लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए होगा। कहने का मतलब है जो एग्जाम एमटीएस टू पोस्टमैन का कंडक्ट किया जाएगा उसके लिए 50% का कोटा होगा। यदि एमटीएस टू पोस्टमैन के एग्जाम में कोई भी वैकेंसी बच जाती है तो उस वैकेंसी को जीडीएस के कोटे में जोड़ दिया जाएगा, ऐसा हमें यहां पर मेंशन किया गया है। इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको डिपार्टमेंटल कोटे के 50% के बारे में बता दिया है।
अब हम बात कर लेते हैं जीडीएस कोटा के बारे में। ध्यान रखिएगा 50% का कोटा हमने जीडीएस टू पोस्टमैन के परीक्षा के लिए बताया। इंपॉर्टेंट कंडीशन है, इसको ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। हो सकता है कि जो कोटा जीडीएस टू पोस्टमैन का दिया गया है उस कोटे से भी वैकेंसी नहीं भर पाती, तो उस कंडीशन में इस वैकेंसी को ओपन मार्केट में रिलीज कर दिया जाएगा। इंपॉर्टेंट है, उम्मीद करता हूं कि डिपार्टमेंटल का 50% और जीडीएस का 50% आपको दोनों चीजें समझ में आ चुकी है। आपके दिमाग में सवाल उठ रहा होगा कि सर जब भी जीडीएस कैंडिडेट परीक्षा देगा तो उसके लिए कितना सर्विस का जरूरत पड़ेगा। तो ध्यान रखिएगा, जिस साल की वो वैकेंसी होगी उसके 1 जनवरी को जीडीएस ने अगर 5 साल सर्विस पूरा कर लिया है तो इस कोटे के लिए वह पात्र हो चुका है। हमने वैकेंसी कोटा के बारे में चर्चा कर लिया। उम्मीद करता हूं वैकेंसी कोटा आपको समझ में आ चुका है। अगर आपको ये वीडियो और दी गई जानकारी अच्छी लग रही होगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब हम इस भर्ती नियम के सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट के बारे में चर्चा कर लेते हैं, जो कि स्टूडेंट के मन में सबसे ज्यादा सवाल ये क्रिएट हो रहा था। हमने चर्चा तो कुछ महीने पहले किया था जब ड्राफ्ट लेटर जारी हुआ था, लेकिन ड्राफ्ट लेटर जब तक राजपत्र में परिवर्तित नहीं होता उसको हम भर्ती नियम नहीं बोल सकते। लेकिन वो ड्राफ्ट लेटर अभी राजपत्र में परिवर्तित हो चुका है। 2 कंडीशन बता रहा हूं, दोनों कंडीशन को दिमाग में डाल लीजिएगा। जिस भी एमटीएस ने पूरा ध्यान रखिएगा, जिस भी एमटीएस ने पूरा एमटीएस में 3 साल का सर्विस पूरा कर लिया है वह एमटीएस टू पोस्टमैन का एग्जाम देगा। इसके अलावा जिस भी कैंडिडेट ने एमटीएस प्लस जीडीएस मिलाकर, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपने जीडीएस में 5 साल सर्विस किया और हो सकता है कि आपका प्रमोशन हो गया, एमटीएस में 2 दिन सर्विस किया तो आपका सर्विस जीडीएस और एमटीएस मिलाकर 5 साल हुआ। आप पोस्टमैन के एग्जाम के लिए, कहने का मतलब है पोस्टमैन मेलगार्ड के एग्जाम के लिए पात्र हो चुके हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसको समझ लीजिएगा। इस भर्ती नियम का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट था। इस भर्ती नियम में एक और महत्वपूर्ण पॉइंट में बदलाव कर दिया है। आपको यह जरूर पता होगा कि जब भी सर्किल नोटिफिकेशन जारी करता है तो केवल उस सर्किल के जीडीएस कैंडिडेट या फिर उस सर्किल के एमटीएस कैंडिडेट ही उस नोटिफिकेशन के लिए अप्लाई कर पाते हैं। लेकिन पोस्टमैन मेलगार्ड के 2023 के भर्ती नियम में एक महत्वपूर्ण पॉइंट ऐड किया गया है। उस पॉइंट को समझना आपके लिए जरूरी हो जाता है। टिप्पणी नंबर 3 के बारे में चर्चा कर लेते हैं। जैसे मैंने बताया कि इस भर्ती नियम में एक महत्वपूर्ण पॉइंट बी कैटेगरी का था, उसी प्रकार से ये जो पॉइंट बता रहा हूं वो भी महत्वपूर्ण होने वाला है। मैंने बताया कि जिस भी सर्किल का वो वैकेंसी होगा उस सर्किल के कैंडिडेट ही उस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहां पर आपको एक अपवाद देखने को मिलेगा। हम टिप्पणी नंबर 3 को रीड कर लेते हैं, उसके बाद इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। लिखा गया है, डाक विभाग प्रशासनिक अनुदेशों के माध्यम से एक या अधिक डाक सर्किलों के उन ग्रामीण डाक सेवकों को दिल्ली डाक सर्किल में नियुक्त के लिए अनुमति दे सकता है। कहने का मतलब है आप दूसरे सर्किल से बिलोंग कर रहे हैं, लेकिन जब भी वैकेंसी दिल्ली सर्किल के लिए निकाली जाएगी तो दूसरे सर्किल के ग्रामीण डाक सेवक भी दिल्ली सर्किल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। महत्वपूर्ण पॉइंट था, ध्यान रखिएगा। अगर आपके सर्किल में वैकेंसी नहीं होती, हो सकता है आपने दिल्ली सर्किल का नोटिफिकेशन तो आप वहां के लिए भी अभी अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं जो पॉइंट मैंने आपको बताने का प्रयास किया है वो आपको समझ में आ चुका है। इसके अलावा इस भर्ती नियम में अब हम किसी भी पॉइंट के बारे में चर्चा नहीं करेंगे। चलिए, उम्मीद करता हूं कि वीडियो में जो जानकारी दी गई है वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई है। इसके अलावा ध्यान रखिएगा 2024 के एलडीसी के लिए, विभागीय परीक्षा के लिए हम एक नया बैच 15 सितंबर से शुरू करने जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको हमारे नए बैच का काफी इंतजार रहता है।
तो हम 15 सितंबर 2023 से 2024 के एलडीसी एग्जाम मल्टीटास्किंग स्टाफ, पोस्टमैन मेल गार्ड, पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए एक नया बैच शुरू करने जा रहे हैं। अगर आप 2024 में विभागीय परीक्षा मल्टीटास्किंग स्टाफ, पोस्टमैन मेल गार्ड, पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट देने जा रहे हैं तो आपके लिए ये 15 सितंबर का बैच काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। अगर आप इस बैच पर जुड़ना चाहते हैं तो नंबर लिख रहा हूं, उस नंबर पर डायरेक्टली कांटेक्ट करके, व्हाट्सएप करके, कॉल करके इस बैच के संबंध में जानकारी ले सकते हैं। अगर आपको अभी भी इस भर्ती नियम से संबंधित कोई कंफ्यूजन है कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा है लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, एलडीसी एग्जाम से संबंधित सबसे तेज और एक्यूरेसी वाला अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।